नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो जिसमें हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ कैसे रही और योगी सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिसने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। आज बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर पे और उसमें भी जानी मानी कंपनी एसकेबी ग्रुप के सीएमडी विकास पुंदीर जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर। एसकेबी ग्रुप यानी कि श्री कुंज बिहारी ग्रुप बहुत ही जाना माना ग्रुप है, गाजियाबाद में बहुत तगड़ी प्रेजेंस है जी। सर, लेकिन ये स्थापना कब हुई थी, कब ये शुरुआत हुई और अभी तक की जर्नी कैसी रही? सर, ये हमारी स्थापना हम लोगों ने करी अराउंड 2005 में। 2005 से हम लोगों ने काम चालू करा और उस समय कंडीशन ऐसी थी कि एक बड़ा फैमिली कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हम लोग कुछ ना कुछ करना था। फादर का एक्सीडेंट हो गया था तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना था, कुछ पता नहीं था करना है, क्या करें क्या ना करें। तो 2005 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी, एज अ रियल स्टेट में हम लोगों ने एंटर करे और हम लोगों ने रियल स्टेट में अपनी स्टार्टिंग करी। तो इतना आसान था जितना आपने बता दिया, यहीं पर ही बस शुरुआत हुई, रियल एस्टेट में चले गए सीधा, या फिर बहुत बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिले? क्योंकि आपने बोला कि कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड तो लग नहीं रहा मेरे को कि कोई रियल एस्टेट का बैकग्राउंड हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई सर। तो एग्जैक्टली थोड़ी सी जर्नी बताएं कि किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने को मिले और कब 2005 में, आप तो यंग हो तो कब शुरुआत कर दी थी? सर एक्चुअली क्या ना, 2005 में हम लोगों ने अपनी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट करी, बट उस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले कई सारे चैलेंजेस हमारे लाइफ में आए। 2001 में हमारे फादर का एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था, तो मेडिकल कंडीशन थोड़ी ऐसी थी कि उनकी तरफ बड़ा फैमिली बड़े डिस्टर्ब हो गई थी और एज उस समय इतनी कम थी कि हम लोगों को पता नहीं था हमें करना क्या है। हमारे सामने बिल्कुल ब्लैंक थे हम लोग, हमें आगे बढ़ना है क्या, कैसे क्या, क्योंकि एक तरीके से फैमिली की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई थी। जी। मैं और मेरा छोटा भाई सिद्धार्थ मुंडीर। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने बहुत से बिजनेस स्टार्ट करे, बट क्या हुआ उसमें हम लोग इतना, क्योंकि इतना हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, हमारे फादर डॉक्टर थे, तो उस समय हमें इतना पता नहीं था कि हम लोगों को आगे बढ़ना कहाँ है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे नहीं बढ़ना है आगे। तो फिर हमारा थोड़ा दिलचस्पी ये थी कि हमारे मामा जी थे, उनका प्रॉपर्टी के रियल स्टेट में ही थे वो लोग। तो थोड़ा उनको देख के लगा यार ये रियल स्टेट इसमें ग्रो कर रही है, क्यों ना क्यों इसमें ही हम लोग एंटर करते हैं। और एक तरीके से, क्योंकि उस समय क्या रियल स्टेट बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था 2002, 3, 4, 5 में। और उसके हम लोगों ने जब देखा कि उस समय बिल्डर्स का काफ़ी, गाजियाबाद में क्या था उस समय हाई राइज का इतना लोगों को इतना नहीं था कि लोग हाई राइज जाना पसंद नहीं करते थे। स्टार्टिंग थी उस समय हाई राइज की। तो हमने सोचा कि यार रियल स्टेट में एंटर करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अच्छा अपने आप को लेके जाना है आगे, एक अच्छा स्कोप लगा हमें फ्यूचर में, क्योंकि भाई इंडिया ग्रोथ कर रही है और रियल स्टेट तो हमेशा क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि हमारे मामा जी हमेशा कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान, इसकी हमेशा जो है जब तक इंसान और जब तक ह्यूमन लाइफ रहेगी तो इसकी डिमांड तो हमेशा रहनी है। जी। तो हमने यार क्योंकि भाई प्रॉपर्टी में है तो हम लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग करी। उस समय का दौर एकदम से आईटी रेवोल्यूशन आई थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज एकदम से ग्रो कर रही थी, रियल एस्टेट में भी बूम आता हुआ नजर आया। सर आज तो पूछने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि आपने देखा ही वो वाला समय है जहाँ पर रियल एस्टेट एकदम से ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आई एक पूरी इंडस्ट्री। बिल्कुल। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है वो कौन सा आपने सोचा कि भैया आप ये करते हैं, अब तो कंस्ट्रक्शन में कर लिया, पैर जमाएंगे, ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, और अब कितने प्रोजेक्ट्स हो गए हैं एसकेबी ग्रुप के? देखिए 2005 से हम लोग जब काम स्टार्ट किया तो उस समय हम लोगों का क्या था, उस समय हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, उस समय हमें समझना था कि रियल एस्टेट है क्या, क्योंकि भाई कोई फैमिली बैकग्राउंड तो था नहीं, बिजनेस का भी नहीं था, कोई रियल एस्टेट दूर की बात है, बिजनेस का नहीं था। तो हर चीज़ को बारीकी सीखा, पहले हम लोगों ने समझा, और हम लोग पहले बड़े बिल्डर्स जो वहाँ पे इस समय गाजियाबाद में थे उनके साथ हम लोगों ने टाइप किया, उन लोगों के हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को अपने अंडरराइट किया, उनको सेल किया मार्केट में, और हमेशा अच्छे और नीट एंड क्लीन बिल्डर्स का हम लोगों ने काम किया। तो फिर बाद में लगा कि यार जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स के साथ मतलब कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फेस पे आ रहा है, हमारे फेस पे आ रहा है। तो पहली बात तो जो हमारे फेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न भी अच्छा मिलना चाहिए, जो चीज़ वो इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ रहना चाहिए। तो काफ़ी बिल्डर्स के साथ हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, काफ़ी के साथ हमारा एक्सपीरियंस ठीक भी नहीं रहा। तो हमने सोचा यार कि भाई दूसरे लिए काम क्या करना, खुद ही एक अपना एक डेवलप करते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी चीज़ देनी है। तो उसको सोचते हुए हम लोगों ने फिर अपना कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट में पहला स्टार्ट किया। वो हमने पहला प्रोजेक्ट में गोल्ड कोस्ट बनाया, वो 2013 में हमारी स्टार्टिंग थी उसकी। हाँ 2013 में हम लोगों ने स्टार्ट करा उसको, और 2015 में 2.5 साल के अंदर, मतलब 15.5 के मतलब मिड में हम लोगों ने इसका पोजीशन दे दिया। और उससे पहले हम लोगों ने कुछ लो राइज कंस्ट्रक्शन भी करी, जैसे अपना छोटे अपना मकान बनाए, उसको सेल करा, फ्लोर्स बनाए, और देखा भाई कस्टमर्स क्या है ना, मार्केट में क्या देखा हम लोगों ने, ज़्यादातर बिल्डर्स ना बड़ा एक अफोर्डेबल से ऊपर ही मतलब क्वालिटी जो देनी चाहिए कस्टमर को वो दे नहीं पा रहे थे। प्रीमियम या फिर अफोर्डेबल और प्रीमियम के बीच में?
मतलब हम तो अफोर्डेबल का कह के हम तो प्रीमियम भी दे रहे थे उनको, हमारा मतलब था, हमने जो हमारी प्राइसिंग थी वो अफोर्डेबल थी, बट हम लोगों ने सोचा कि यार अपना जो भाई प्रॉफिट कम करके, क्योंकि अभी तो बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का, अभी कोई नहीं आगे कमा लेंगे, जरूरी नहीं सब कुछ कमाना है, कस्टमर्स के लिए कुछ सोचो। तो हम लोगों ने सोचा यार जो भी काम करा जाए अच्छा करा जाए, भाई जितने भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, चाहे वो स्टील है, चाहे सीमेंट है, चाहे फिनिशिंग मटेरियल्स हैं, वो टॉप ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है वो लगाना चाहिए। हम लोगों ने वो लगाया और लोगों को उम्मीद नहीं थी यार इतने कम प्राइस में हम लोग इतनी अच्छी चीज़ दे सकते हैं। तो अभी कौन से फिर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फिर, अभी कितना और आप टैप कर रहे हो मार्केट को, और कहाँ कहाँ पर आप एक्सपैंड करने की योजना अभी हम लोग गाजियाबाद में हमारे कभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल्स भी हैं, हमारा रेजिडेंशियल्स भी आ रहा है, और हम लोग जो है अभी वेयर हाउसिंग में भी जल्दी आने वाले हैं। तो क्या है कि सर हमारी सोच स्टार्टिंग से यही थी कि कस्टमर्स के बारे में सोचना चाहिए। मतलब पहले अगर कस्टमर के बारे में आप सोचोगे, कस्टमर अगर आपका खुश है तो आप ऑलरेडी मतलब आप खुश हो गए होगे, क्योंकि भाई हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स में जितने भी हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, एक भी कस्टमर हमारे से मतलब ये कि नाराज़ नहीं है, खुशी रहता है। हमारे कस्टमर की शिकायत ये रहती है कि यार आपके दीवार पे यार हम जो अपनी अगर हम कील ठोकना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ लगाना चाहते हैं कोई, तो वो हमारे दीवार में जो है कील ठुकती नहीं है, सर आपने इतनी मजबूत दीवार बना के दी है। ये शिकायत हमारे कस्टमर्स की रहती है। सर कस्टमर्स की तो शिकायत ये भी होती है प्रोजेक्ट डिलीवर टाइम पे नहीं होते, तो पैसा तो लगा देते हैं, और ये देखो जिंदगी में एक ही घर बन जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और अब तो करोड़ों के हो गए हैं। बिल्कुल सर। तो शिकायत तो ये रहती है कि डिलीवरी टाइम पे नहीं होती, वादे तो उस समय बहुत हो जाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही गंदा गंदा दिख रहा हो, रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ अच्छे भी देखिए सर, हाँ ज़्यादातर क्या है कि हम लोग एक बन चुका है कि मेंटलिटी बन गई है कि बिल्डर का मतलब ये हो गया कि बिल्डर जो है एक नेगेटिव तरह का है। पहला सवाल ही कस्टमर ये पूछता है कि भाई बिल्डर इसका मतलब ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई अच्छे लोग भी काम करना चाहते हैं मार्केट में, अच्छे लोग काम कर भी रहे हैं, अच्छे लोग काम करके आगे बढ़ भी चुके हैं। तो अगर सर देखिए, अगर आपकी सोच अच्छी है ना, अगर आप सोच अच्छी लेके चल रहे हैं तो सर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे आती है कि भाई वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उसमें तो कोई आप कुछ मतलब कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। बट अगर आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छा लेके चल रहे हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ आपकी अच्छी एक तो ब्रांड के नाम पे बिक जाता है प्रोजेक्ट, बड़े ब्रांड के नाम पे, जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बिल्डर्स हैं, उनको बेचना पड़ता है, तो उनको तो ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा कस्टमर। बिल्कुल। तो वही आप ट्रस्ट की बात कर रहे हो कि कस्टमर को बिल्कुल पहले ट्रस्ट जीत लो किसी तरीके से। हाँ, ट्रस्ट तो सर जीतना पड़ेगा ना। देखिए अगर आपका एक मार्केट में आपको रहना है तो सर देखिए आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट अच्छा ही होना चाहिए हमेशा आपका, और कमिटमेंट जो आपने करा है उसको पूरा करना चाहिए। भाई कुछ ऐसा होता है कंडीशन आपके हाथ से ही ऊपर है तो आप उसमें तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको पूरी जो आपने कमिटमेंट करा है, जो आपने बोला है, जो आपने वादा किया कस्टमर से, उसको पूरा करना चाहिए। अब वही बात कि क्योंकि आपने 2005 में बोला जब शुरुआत की थी, तो मेरा प्रश्न तो यही है कि योगी सरकार के कार्यकाल से पहले का यूपी और उसके बाद का अभी आपको क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है उत्तर प्रदेश में? सर यूपी के अंदर इस समय ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करते हैं तो सर जमीन आसमान के अंदर आ चुका है। क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी तो उस समय गाजियाबाद के नाम से या यूपी के नाम से लोग बाग आने से डरते थे। बिल्कुल, यार गाजियाबाद कौन जाएगा, हमें तो दिल्ली में ही आप कुछ दिला दो, या हमें आसपास ही दिला दो। तो उस समय लोग डरते थे। बट क्या आज की डेट में हम देख रहे हैं ना, तो लोग बाग खुद ही डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं, या नोएडा की बात करते हैं, नोएडा तक यूपी में आ गया, तो ऐसी जगह से है यहाँ पे अभी क्या है प्रॉपर्टी उनकी रीच से बाहर हो रही है। अब तो क्या है लोगों, अब क्या है मजबूरी भी आप कह सकते हो, मजबूरी भी है, बट अब उनको लग रहा है ट्रस्ट है कि हाँ यूपी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है। ऐसा नहीं है कि कल को हमारे यहाँ जाके कोई कब्जा कर लेगा कि वहाँ पे आने में डर रहे, अपने रहने में दिक्कत रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर पूरा बहुत बेटर हो गया है, सेफ हो गया है, अब इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है, अब लोग बाग ट्रस्ट भी कर रहे हैं यूपी में आने के लिए। पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदलाव हुआ है जो रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाईवेज, मेट्रोज, बिल्कुल ही एक नया सा उत्तर प्रदेश दिखता है पिछले 4-5 साल में। तो जो ग्रोथ हुई है, और अभी तो वो बजट भी आया, उसमें साफ तौर पर पता लग रहा था सालाना 10-10.5% CAGR की ग्रोथ दिखा रही है यूपी की इकोनॉमी। और बजट भी देश में यूपी का सबसे बड़ा बजट है, 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट। तो ये जो सरकार स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसको रियल एस्टेट को पुश करने के लिए जो कर रही है, इसका भी तो सहारा मिल रहा है। सर सबसे बड़ा सहारा तो मैं कह रहा हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर के बाद हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारा खर्चा हो रहा है, जो सरकार खर्च कर रही है, उसके ऊपर हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि 2000 स्टार्टिंग 2005 में 6 में हम लोग जब इधर काम कर रहे थे, तो ये हमारा एक जो दिल्ली मेट एक्सप्रेस वे बना है अभी, उस समय बातें चलती थी कि ये पास हो गया है, ये पास हो गया है, 5 साल पहले पास हो गया, बनने वाला है, बनने वाला है, बनने वाला है। बट कई साल तक हम देखते रहे कि वो क्या हुआ, सेंट्रल की और स्टेट की आपस की उसमें कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो कभी बना ही नहीं।
और उसका हर्जाना ये मिलता था कि लोग बाग को ट्रैवल करने में, जहाँ ट्रैवल करने का टाइम 15 मिनट का था, वो उसको 2-2 घंटे में ट्रैवल कर रहे थे। तो लोग बाग आना पसंद नहीं कर रहे थे। अब क्या है, वही चीज़, अब क्या है, आदमी स्मूथली आप 20 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाते हो। तो खाली प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ रहा है और उस समय जो लोगों का जो टाइम है वो बच रहा है और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी कर रही है उस वजह से। जेवर एयरपोर्ट जब आ रहा है नोएडा में, तो इस पूरी बेल्ट में हम देख रहे हैं, एक्सप्रेस वाली बेल्ट पे, चाहे ये हो नोएडा एक्सप्रेस पे या फिर यमुना एक्सप्रेस पे, जी जी। बहुत प्राइसेस एकदम से शूट अप करते चले जा रहे हैं। तो ये मौका है क्या इन्वेस्टमेंट करने का, स्पेसिफिकली इन नोएडा? और ये भी तुलना हो रही है कि गुड़गांव से बेहतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस समय नोएडा भी हो रही है और बहुत प्लानिंग से हो रही है, जो कि गुड़गांव ने मिस कर दिया वो वाली अपॉर्चुनिटी को। बिल्कुल सर, देखिए ग्रेटर नोएडा के बाद यमुना एक्सप्रेसवे जो अब इस समय डेवलपमेंट हो रही है, वो बिल्कुल नो डाउट जो है बहुत ही फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करके उसको डेवलप करा जा रहा है। गुड़गांव में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। गुड़गांव तो क्या था, मजबूरी थी कि उस समय बिल्डर्स तो बहुत बड़े बड़े आ रखे हैं वहाँ पे। एक्चुअली क्या ना कि स्टार्टिंग से ही गुड़गांव को है जो है कि पहले से वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आईटीज कंपनी वहाँ पे आ गई थी। अब वो जो हम लोग डेवलपमेंट वहाँ पे देखा, उससे कई फार बेटर डेवलपमेंट हम लोग जेवर में देख सकते हैं आने वाले टाइम में। और क्योंकि वो बहुत अच्छा हमारे पास वहाँ पे एरिया भी है, टाइम भी है उसको डेवलप करने का, तो डेवलप हो रहा है और उसी वजह से जो है यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बूम भी आने वाला है। बिल्डर्स को क्या कुछ चुनौती का सामना करना पड़ता है या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत फायदा मिला उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब से यूपी गवर्नमेंट जो नई हमारी योगी सरकार यहाँ पर आई है, उसके बाद से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो काफ़ी अच्छा हो गया है। बल्कि अगर आप नए नए एमओयूज़ यहाँ पे सरकार के साथ हो रहे हैं, हम लोगों ने खुद एमओयू किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ यूपी समिट में। तो अगर उसमें कुछ भी इश्यूज़ होते हैं तो हमारे पास खुद लखनऊ से फ़ोन आता है कि आपने एक एमओयू साइन करा था, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम खुद सोच रहे हैं कि हम जैसे छोटे बिल्डर्स के पास भी, छोटी कंपनीज के पास भी अगर खुद फॉलोअप्स हो रहे हैं कि भाई आपको कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मतलब बेटरमेंट के लिए आने वाले टाइम के लिए, उससे लोगों को मतलब अंदर से एक ट्रस्ट भी पैदा होता है कि हाँ सरकार हमारे बारे में सोच रही है, तो हमें अब काम करने में दिक्कत नहीं है कुछ आगे। अच्छा, योगी सरकार की फिर ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत थ्रस्ट दे रही हैं? क्योंकि सर बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, आसान भी नहीं है शुरू करना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्डर्स की भी कुछ मांगे होती होंगी। तो योगी सरकार ने अभी तक जो काम किया रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, वो आपको कैसा लगता है? और कुछ अगर आप सजेशन भी दे पाएँ तो वो भी दे सकते हैं। देखिए, योगी सरकार की जो नीतियां हैं वो और ओवरऑल सभी सेक्टर्स के लिए ही वो फ़ायदेमंद है, खाली रियल एस्टेट नहीं। रियल एस्टेट तो इसका एक तरह का बाई प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि भाई जब सारी प्रॉपर्टीज, सारी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी तो रियल एस्टेट तो ऑटोमेटिक बूम करेगा। उसका कारण क्या है सर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो गया है। जो आदमी पहले मेरठ जाने से डरता था, वो आज मेरठ 20 मिनट में पहुंच जाता है। सेम ऐसे ही आप गंगा एक्सप्रेस वे हमारे बन रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे हमारा बन रहा है, कई सारे और नए नए एक्सप्रेस वे यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो आदमी जिसको मतलब ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी, वो आज इजीली चले जाता है, आगे सस्ती उसको लैंड मिल जाती है, वहाँ पे वो अपना नया बिजनेस, नया इंडस्ट्री कुछ भी सेटअप कर सकता है और वहाँ पे क्या रोजगार भी देगा, उससे हमारी इकोनॉमिक ऑटोमेटिक जो है ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल जो है ये जो नीतियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, सेफ्टी होगी, आदमी डरता नहीं है इन्वेस्टमेंट करने से। तो ओवरऑल ये सब चीज़ सारे सेक्टर्स को ही बढ़ावा देती हैं, रियल एस्टेट को साथ के साथ वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। इसके फंडिंग कैसे आएगी रियल एस्टेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश में? मतलब क्या बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, जी जी। पैसा बहुत आसानी से जुटाया जा रहा है? मतलब जिसको बोलो उसको नोएडा बहुत पसंद आ रहा है। मैं बहुत से इंटरव्यूज करते रहता हूँ, तो इंडस्ट्री से भी पूछो, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, तो वो भी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब काम करना आसान हो गया है। बिल्कुल। तो बड़े बड़े बिल्डर्स को हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की और रुख करते हुए क्या? नहीं, ऑलरेडी बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं। जो बिल्डर्स जो पूना के और जो बॉम्बे के बिल्डर्स हैं, काफ़ी बिल्डर्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं, हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारे गाजियाबाद में प्रेस्टीज बिल्डर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी आ गया। सुबह बिल्डर भी यहाँ पे आने वाला है। तो ऐसे नहीं है, लोगों का ट्रस्ट बन रहा है क्योंकि योगी सरकार पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो पता है कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। और जब ऑटोमेटिक जब बड़े ग्रुप्स आएंगे तो उनके साथ बड़ी कंपनीज भी आएंगे और रोजगार। अब क्या है, रियल एस्टेट क्या होता है, रियल एस्टेट अपने साथ साथ 200 इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करता है आगे, क्योंकि इसके साथ छोटी मोटी बड़ी 200 इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं जो रियल एस्टेट के साथ साथ ग्रो करती है। अगर रियल एस्टेट ग्रो करेगा तो वो इंडस्ट्री भी ग्रो करेंगे और बाकी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो है ग्रोथ होनी है। पर सर जैसे आप तो इस एरिया को बहुत क्लोजली आपने मॉनिटर किया, बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस हो गया है, तो सिर्फ नोएडा के आसपास के रीजन्स के दाम जो है प्रॉपर्टी के वो बढ़ेंगे या फिर ये बहुत टियर 2 शहरों में भी जाओगे और एकदम से आपको दिखेगा प्रॉपर्टी मार्केट उत्तर प्रदेश की एक नहीं, अलग से स्केल पे ग्रो कर रही है? नोएडा की तो ऑटोमेटिक सर इसमें मार्केट ग्रोथ कर चुकी है काफ़ी। अब क्या है कि नोएडा में औसत रेट क्या हो गया होगा यहाँ पर, मतलब इस वाले इलाके में? हम तो मुंबई देखते थे कि हाई राइज बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, प्रॉपर्टी मार्केट को तेज हो रखी है। अब पता लगता है नोएडा में, हर आर्टिकल पढ़ तो बोलता है नोएडा में सबसे तेज ग्रोथ हो रही है।
एक्चुअली क्या नोएडा सर क्या है, नोएडा का बड़ा बेनिफिट मिला है क्योंकि नोएडा एक इंडस्ट्रियल हमारा इंडस्ट्रियल हब है और आईटी हब भी हब बन चुका है। और जगह क्या है, ऑलरेडी काफ़ी बिल्डर्स पहले भी आ चुके हैं और बिल्डर्स आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कोविड के बाद काफ़ी राइज करी है क्योंकि लोगों को दिल्ली से निकल के लोगों को जगह बाहर आना था, सस्ती जगह जाना था। तो उस समय हम देखते हैं कोविड से पहले जो है प्रॉपर्टी का इतना अप्रिशिएशन नहीं था, कोविड के बाद प्रॉपर्टी काफ़ी अप्रिशिएट कर गई है। और सर उसकी वजह से नोएडा, और खाली नोएडा की वजह से नहीं, नोएडा अगर जब बढ़ेगा तो क्या है कि भाई जिसका बजट मेरा सपोज करिए 60 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए फ्लैट लेने का है, वो नोएडा में नहीं ले पा रहा है तो वो गाजियाबाद जाएगा क्योंकि नोएडा में ऑलरेडी 1 करोड़ से कम फ्लैट बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। तो ये बेनिफिट लोगों को मिल रहा है कि खाली नोएडा के साथ साथ ना आगे ही प्रॉपर्टी पे प्रेशर हो रही है क्योंकि जब लैंड महंगी होगी तो प्रोजेक्ट भी महंगे आएंगे। तो अगर आपकी नोएडा की प्रॉपर्टी महंगी हो रही है तो उसके बाद जो है, अगर नोएडा में लैंड नहीं मिल पा रही है तो फिर आप गाजियाबाद जाओगे, गाजियाबाद से मेरठ जाओगे, क्या कि अब जाने में, ट्रैवल करने में टाइम कम लग रहा है। हमारी RRTS चालू हो गई है, मेट्रोज आ रही हैं, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, तो लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं हो रही है, जल्दी आना जाना ईजी हो रहा है लोगों का, और लैंड सस्ती मिल जाती है। तो लैंड सस्ती मिलेगी तो फिर प्रॉपर्टी भी सस्ती मिल जाएगी। तो अगर जो आदमी नोएडा में नहीं ले पा रहा है वो आगे जाके लेगा। पर ये हाल फिलहाल में ऐसा भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि बिल्डर्स का पहले फोकस था मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर, और वो जो घर बन रहे थे वो 2 BHK 3 BHK वाले बनते थे, तो अब तो बिल्कुल ही लग्जरी वाले जो सेगमेंट होते हैं वो एकदम से बूम कर रहे हैं, और बिल्डर्स भी अब सारी सहूलतें दे रहे हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट बिकता ही एमिनिटीज के नाम पे है कि आपको क्या क्या दे रहे हो, उसमें पहले बताओ सुविधाएं। तो ये एकदम से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इतने महंगे महंगी प्रॉपर्टी प्राइसेस हो रखे हैं, आम आदमी के बजट से बहुत ऊपर हो गई प्रॉपर्टी। देखिए सर, प्रॉपर्टी तो खैर बजट से ऊपर, अगर हम स्पेसिफिक कहेंगे कि हमें बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी चाहिए, वहाँ तो प्रॉपर्टी महंगी होगी। बट सर क्या है कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तो पहले क्या था कि कोविड से पहले लोग बाग अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे छोटे मोटे फ्लैट्स में, कम साइज में। आफ्टर कोविड लोगों की डिमांड बढ़ गई है कि जो पहले 2 बेडरूम में रहता था उसको चाहिए 3 बेडरूम या 4 बेडरूम। तो ऑटोमेटिक बिल्डर्स के पास डिमांड आ गई है कि भाई हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट्स बनाइए, लग्जरी बनाइए। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर भाई पब्लिक की डिमांड है बड़े लग्जरी की, और जिनका बजट होम से लेने का डिमांड है वो थोड़ा आगे जाके ले रहा है उसको। अच्छा, और फिर वही बात कि अब इंडस्ट्री, जैसे आप बोल रहे हो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज यहीं पर ही आके काम करना चाहती हैं। इनफैक्ट पहले बॉलीवुड करते थे, लेकिन अब नोएडा की फिल्म सिटी ग्रो होगी आने वाले समय में। जी। तो उससे भी एकदम से नया सा, हाँ सर, देखिए मतलब बिल्कुल सर, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं खाली क्योंकि देखिए इंडस्ट्री इतनी अच्छी तरह ग्रो कर रही है इस समय, और जेवर एयरपोर्ट वहाँ पर आ रहा है, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी जाके वहाँ पे अपना प्लांट लगा रही हैं। तो सर ऑटोमेटिक, मैंने आपसे कहा ना, ये सब क्या है ना, ये सब जब इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो रियल एस्टेट भी ग्रोथ करेगा। तो हब तो बनना ही बनना है अच्छा आने वाले टाइम में यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यूपी की रियल एस्टेट मार्केट को अभी आप आने वाले समय के लिए कहाँ तक देखते हो? ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगी क्या? जैसे अभी मैंने आपसे प्राइसेस की बात की थी, तो जो हम रिसर्च यहाँ पर निकाल के बैठे हैं, तो ये 15,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट वगैरह तक तो रेट पहुँच गए लग्जरी सेगमेंट में। इससे तो ऊपर ही बिक्री होंगे ब्रांडेड जो प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल नोएडा के इलाके में बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर बाकी तो आप बताएंगे। बिल्कुल। तो ये एक सैचुरेशन लेवल होगा या फिर यहाँ से भी आपको ग्रोथ दिखेगी प्राइसेस में? किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि ये ठीक है दाम 15,000 का, और इसमें 2-3 साल 5 साल के अंदर पैसा बन जाएगा, या फिर ये एक बार रुक गया यहाँ पर दाम जाके? सर देखिए क्या है ना, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। उसकी नीड है वहाँ पे जाके उसको अपना मकान बना के रहना है, उसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे आसपास मैं जॉब कर रहा हूँ, तो बात अलग है। एंड यूज़र आ गया, एंड यूज़र है। और किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं तो हमेशा सर, मेरा तो क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ये कहता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ रहे हों, बढ़ चुके ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो बढ़ चुका है वहाँ पे सेचुरेशन तो आएगा ही आएगा। जहाँ पे अब जब नहीं, जैसे आप टायर 2 सिटीज़ हैं, टायर 3 सिटीज़ हैं, जैसे हम गाजियाबाद की बात करते हैं, गाजियाबाद से बाहर जाते हैं, जैसे अपना मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, इधर आपका बुलंदशहर हो गया, सहारनपुर हो गया, आसपास के NCR में जितने भी इधर आपका फरीदाबाद से आगे चलेंगे आप, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या अभी सेचुरेशन नहीं हुआ है, आप प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाहिए जहाँ प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है, जहाँ पे ऑलरेडी सर ग्रोथ हो चुकी है, रेट ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो चुके हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए फॉर रिटर्न्स। तो आप बोल रहे हो Tier 2 Tier 3 शहरों की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, फिर एक और सवाल होता है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट में? और उत्तर प्रदेश में आप किसका बूम ज़्यादा देखते हो, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट? देखिए सर, दोनों का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। सपोज करिए अगर आप नोएडा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आप खाली एज अ रिटर्न देखना चाहते हैं तो आप कमर्शियल में जाइए, और आप चाहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में आप रेजिडेंशियल में अगर जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा आउटर में जा सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल की डिमांड तो हमेशा रहनी है।
क्योंकि मकानों की डिमांड, अपने घर की डिमांड तो हमेशा ज़िंदगी भर रहनी रहनी है। जब तक इंसान रहेगा, अब तक मकान की डिमांड रहेगी। तो वो इन्वेस्टमेंट तो कभी ख़राब जाती नहीं है आपकी। अगर आप नहीं भी रहोगे तो उसको भी आप किसी को रेंट आउट कर सकते हो। आजकल प्रॉपर्टी का रेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन वाइज भी हम देखेंगे तो रेजिडेंशियल हमेशा बढ़ती है। और कमर्शियल के चक्कर में जो इतनी बड़ी बड़ी एड्स आती हैं आजकल तो कि इतने लगाओ और उतने पाओ, फिर रेंटल इनकम के नाम पे बिकते हैं प्रोजेक्ट्स कमर्शियल वाले। देखिए तो सर, और उत्तर प्रदेश में तो भरमार है कमर्शियल रियल एस्टेट। देखिए उसमें तो आपको थोड़ा अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा कि आप किस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कि क्योंकि देखिए सर, क्या है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी अपनी अलग वैल्यू है। क्योंकि जहाँ पे क्या है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बहुत कम परसेंट में आपको मिलेगी। तो बट क्या है क्योंकि एनसीआर जैसी हम बात करते हैं, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, बड़ा कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे कमर्शियल भी बहुत कम है। एक बार आपने ले लिया तो ले लिया, फ्यूचर में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रोथ तो हो रही है। हाँ, जैसे देश की ग्रोथ होगी तो फिर रियल एस्टेट के बिल्कुल प्राइसेस बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर नई नई कंपनीज आ रही हैं, उनको अपना कमर्शियल स्पेस चाहिए, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, उनको कमर्शियल स्पेस चाहिए। तो उसकी भी कभी कमी नहीं होने पर सर वाली इसका टिकट साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब जैसे एक सवाल ये भी आता है कि समय सब कुछ ही चल रहा था, गोल्ड सिल्वर सब में एकदम से तेजी आ गई बहुत ज्यादा, और रियल एस्टेट के प्राइसेस भी एकदम से शूट अप कर गए। हालांकि शेयर बाजार उतना नहीं चला, अभी लोगों को वहां पर थोड़ा अटके हुए हैं लोग 2024 से, लेकिन हर एसेट क्लास तेज गति से जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में भी कुछ ऐसा होगा जिसमें छोटे टिकट साइज की इन्वेस्टमेंट्स शुरू हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि रीट्स को बहुत बढ़ावा देगी सरकार, ऐसा लगता है आपको? सर देखिए, इसको तो हम देख रहे हैं कि बल्कि कुछ आ भी चुका है, कई ज़्यादा स्टेट्स में देखते हैं, कहीं भी आ भी चुका है। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी कभी ना घाटा नहीं देती है। प्रॉपर्टी क्या है कि हो सकता है रेट स्टैगनेंट हो जाए, बट वो कम नहीं जाएंगे, प्रॉपर्टी में बढ़ती ही बढ़ती है। ये तो मतलब आपने भी देखा होगा कि प्रॉपर्टी का रेट अगर सपोज करिए आज 1 लाख रुपए, तो कल 1.25 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, बट कभी 1 लाख से 50,000 नहीं इंतजार आता बहुत करना पड़ता है प्रॉपर्टी में। अभी तो बूम चल रहा है तो ठीक है, जब एकदम से एक समय ऐसा आता है जब इंतजार करा देती है प्रॉपर्टी, 10 साल बाद ही फिर अगला नंबर आता है ऐसा। देखिए, अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा वेट तो करना पड़ता है सर, कि रातों रात तो पैसे बढ़ते नहीं हैं। वो लक की बात है कि भाई कहीं आपने ऐसा जगह, आपका कहीं इस तरह का प्लॉट आपने कहीं ऑक्शन में ले लिया, या कहीं आपने ड्रॉ में आपका निकल गया, वहाँ तो रेट आपको मिल जाएंगे। बट क्या है कि थोड़ा सा अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको अप्रिशिएशन अच्छा मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। हमने उत्तर प्रदेश की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बात की, और आखिरी प्रश्न ये होगा आपसे कि एसकेबी ग्रुप को आप आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हो, क्या विजन है आपकी? सर एसकेबी ग्रुप को हम जहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे, हम चाहते हैं कि उसको और आगे लेके जाएं। जितना हमने ग्रोथ करी है उससे ग्रोथ आगे बढ़ाएं, और क्योंकि हम चाहते हैं कि भी लोगों का सपना पूरा हो। लोगों का जो सपना है, उनका इमोशन जुड़े हुए हैं, उन इमोशंस को हम पूरा करें, उनका सपनों को पूरा करें, यही हमारा मोटिव है आगे। विकास जी बहुत शुक्रिया, यूपी तक को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।